हेलो दोस्तों। कुछ हफ्ते पहले आरबीआई ने लोकल बैंक्स को एनआरआईज को डॉलर्स डिपॉजिट करने पर 7% तक इंटरेस्ट ऑफर करना अलाउ किया। उन्हीं सेम डिपॉजिट्स पर तब तक लगभग 3 to 4% पे किया जाता था। एक डॉलर डिनोमिनेटेड एसेट पर रेट का डबल हो जाना एक एब्रप्ट चेंज है। जब बैंकिंग सिस्टम फॉरेन करेंसी इकट्ठा करने के लिए सडनली एक प्रीमियम पे करना शुरू कर देता है, तो ये एक साइन है कि कुछ तो गलत है। ये कोई सरप्राइज नहीं होना चाहिए। 2026 के फर्स्ट हाफ में इंडिया ने डॉलर्स की सिवियर शॉर्टेज फेस की, जबकि फॉरेक्स मार्केट्स में रुपी लगातार गिरता रहा। आज के इस वीडियो में हम आरबीआई के इस डिसीजन को ही समझेंगे। सबसे पहले हम इंडिया में चल रहे रुपी क्राइसिस को समझेंगे। फिर हम आरबीआई के एफसीएनआर या फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट डिपॉजिट्स के बारे में समझेंगे। हम इससे रिलेटेड चैलेंजेस, इसका इम्पैक्ट और ये काम करेगा भी या नहीं, ये समझेंगे। मैं हूं आपका होस्ट देव। आप देख रहे हैं मार्केट्स बाय ज़ीरोधा हिंदी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंडिया के रूपी क्राइसिस को समझते हैं। इसके कई कारण थे, जिसमें से कुछ के बारे में हम भी खुद श्योर नहीं हैं। पर प्रॉब्लम का एक साइड एटलीस्ट ये था कि इंडिया अपने क्रूड ऑयल का लगभग 85% इंपोर्ट करता है, और जब पर्शियन गल्फ में वॉर हुआ तो उन इंपोर्ट्स के प्राइसेस बढ़ गए। जनवरी तक भी क्रूड ऑयल का एवरेज बैरल इंडिया को लगभग 62 to 64 डॉलर्स कॉस्ट करता था। वॉर के साथ वो प्राइस बढ़कर लगभग दुगना हो गया। अप्रैल तक एवरेज 114 डॉलर्स तक। इसका इम्पैक्ट बुरा था। जैसे मई में हमारे ऑयल और गैस इंपोर्ट बिल्स ईयर ऑन ईयर 75% बढ़कर 17.5 बिलियन डॉलर्स हो गए, भले ही हमारे इंपोर्टेड बैरल्स का नंबर चेंज नहीं हुआ था। इसी के साथ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स या एफपीआईज, मतलब ओवरसीज फंड्स जो इंडियन सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं, वो इंडियन मार्केट से निकल रहे थे। वॉर ने इस आउटफ्लो को स्टार्ट तो नहीं किया था, पर वो मोमेंट इंडियन इक्विटीज की फॉरेन ओनरशिप के एक फॉल के साथ ही हुआ, जो 14 ईयर लो यानी 14.7% पर था। पर हर एक पाइप लीक नहीं कर रहा था। नेट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स, मतलब बड़े लॉन्ग टर्म स्टेक्स जो फॉरेन एंटिटीज इंडिया में लेती हैं, वो एक्चुअली फाइनेंशियल 26 में इंप्रूव होकर 6.6 बिलियन डॉलर्स हो गया, जो इससे एक साल पहले बस 1.6 बिलियन डॉलर्स था। ट्रेड भी स्टेबल रहा। भले ही हमारे इंपोर्ट्स महंगे हो रहे थे, स्ट्रॉन्ग सर्विसेज एक्सपोर्ट्स और ओवरसीज रहने वाले इंडियन से रिकॉर्ड रेमिटेंसेस ने हमारे करंट अकाउंट को स्टेबल बनाया। इनफैक्ट हमने मार्च क्वार्टर में एक करंट अकाउंट सरप्लस भी पोस्ट किया। सारे डर और चिंता के बाद भी फाइनेंशियल 26 के लिए हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जीडीपी का सिर्फ लगभग 0.6% था, जो एक मैनेजेबल लेवल है। लेकिन ओवरऑल पैसा कंट्री छोड़कर ही जा रहा था। फाइनेंशियल 26 में इंडिया ने लगभग 30.8 बिलियन डॉलर्स का नेट आउटफ्लो देखा, जो फाइनेंशियल 25 के 5 बिलियन डॉलर्स के आउटफ्लो से 6 गुना से भी ज्यादा था। और वो ट्रेंड नए फाइनेंशियल ईयर में भी कंटिन्यू रहा। ये क्राइसिस था। रुपी की डिमांड सप्लाई से ज्यादा कम होने के कारण रुपी मिड मई तक डॉलर के अगेंस्ट ऑलमोस्ट 97 रुपीस के रिकॉर्ड लो पर गिर गया था। तो आरबीआई ने इंटरवीन किया और रुपी की डिमांड को सपोर्ट करने के लिए जब से वॉर शुरू हुआ तब से अपने फॉरेन रिजर्व्स का 60 बिलियन डॉलर से ज्यादा सेल किया। पर ये इन इमरजेंसी सेविंग्स को हमेशा बर्न नहीं कर सकता था। आरबीआई को नए डॉलर्स का एक बड़ा स्टेबल सप्लाई अट्रैक्ट करने की जरूरत थी। 2013 का क्राइसिस इससे भी बुरा था। आरबीआई ने तब जो किया था वो अभी भी वही करने वाला था। 2013 में यूएस फेडरल रिजर्व ने हिंट दिया था कि वो अपने बॉन्ड बाइंग प्रोग्राम को टेपर डाउन कर सकता है, जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद से ग्लोबल इकोनॉमी में इजी मनी पंप कर रहा था। इसने एक ग्लोबल पैनिक ट्रिगर किया, जिसे टेपर टैंट्रम कहा गया। इन्वेस्टर्स ने इमर्जिंग मार्केट से अपना पैसा अग्रेसिवली निकाला। रुपी क्रश हो गया। उसी मोमेंट को सर्वाइव करने के लिए आरबीआई ने इंडियन डायस्पोरा पे डिपेंड किया। उन्होंने उन्हें फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट या एफसीएनआर डिपॉजिट्स के थ्रू घर पर यहाँ डॉलर्स डिपॉजिट करने का एक स्पेशल विंडो ऑफर किया। ये कंट्री में 26 बिलियन डॉलर्स लाया, जिसने क्राइसिस को धीमा किया। आरबीआई उस टूल को दोबारा यूज कर रहा है। एक एफसीएनआर डिपॉजिट एलिजिबल एनआरआईज को अलाउ करता है कि वो अपनी सेविंग्स जैसे यूएस डॉलर्स डायरेक्टली एक इंडियन बैंक के साथ फिक्स डिपॉजिट में प्लेस करे। पैसा पूरी तरह से डॉलर में ही डिनोमिनेटेड रहता है। जब 3 से 5 साल बाद डिपॉजिट मैच्योर होता है तो बैंक प्रिंसिपल और इंटरेस्ट डॉलर्स में ही रिटर्न करता है। ये एक डिपॉजिटर के लिए एक अच्छा डील हो सकता है। उन्हें इंटरेस्ट तो पे किया ही जाता है, पर कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंटली वो जीरो करेंसी रिस्क लेते हैं। भले ही रुपी उन सालों में गिरता रहे, उनका रीपेमेंट अभी भी डॉलर में ही कैलकुलेट किया जाता है, जिससे वो अनअफेक्टेड रहते हैं। ये पॉसिबिलिटी पिछले कुछ समय से रही है, लेकिन हिस्टोरिकली इंडियन बैंक्स ने उन पर सिर्फ 3 to 4% इंटरेस्ट ही पे किया है, जो यूएस में इन्फ्लेशन को बेयरली बीट करता था। ये अंडरस्टैंडेबल था। आफ्टर ऑल वो बैंक्स एक बहुत बड़ा रिस्क ले रहे थे। जब एक एनआरआई मुंबई के एक बैंक में $100 डिपॉजिट करता है
तो बैंक सिंपली एक फिजिकल $100 बिल को वॉल्ट में लॉक नहीं करता। वो पैसा इसके बिजनेस में फीड होता है, और क्योंकि इसका बिजनेस इंडिया में ऑपरेट करता है, वो डॉलर्स ओपन मार्केट में रुपीस के एक्सचेंज में सेल किए जाते हैं, जो फिर लोन आउट किए जाते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम है, बैंक अब रुपीस होल्ड करता है, पर इवेंचुअली इसे एनआरआई को डॉलर्स में ही वापस पे करना है। अगर रुपी इस पीरियड में गिरता है तो वो बर्डन बढ़ जाता है। जैसे एक्सचेंज रेट आज 90 रुपीज टू द डॉलर है, बैंक वो $100 लेता है, कन्वर्ट करता है और लेंड करने के लिए 9,000 रुपीज पाता है। 3 साल बाद डिपॉजिट मैच्योर होता है। अगर रुपी वीकन होकर 100 रुपीज हो जाता है तो बैंक को $100 का प्रिंसिपल रीपे करने के लिए अचानक 10,000 रुपीज चाहिए। इंटरेस्ट के साथ साथ इसे एक एक्स्ट्रा 1,000 रुपीज भी पे करना पड़ता है। ये एक बड़ा रिस्क है। तो डे 1 पर बैंक एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट या एक करेंसी स्वैप परचेज करता है। इफेक्टिवली ये 3 साल बाद के लिए एक एक्सचेंज रेट लॉक कर देता है, ताकि जब इसे एनआरआई को वापस पे करना पड़े तो कोई सरप्राइजेस ना हो। लेकिन ये इंश्योरेंस बहुत एक्सपेंसिव है। हिस्टोरिकली बैंक्स को हर साल रफली 3 से 3.5% कॉस्ट करता है। अगर बैंक एक रुपी लोन पर 8% अर्न करता है और इसे हेज के लिए पे करने के लिए 3.5% कम करना पड़ता है, तो एनआरआई को पे करने और बैंक के अपने कॉस्ट को कवर करने के लिए बहुत कम पैसा बचा रहता है। इस सब के बाद वो एनआरआई को जो ऑफर कर सकता था वो बस 3 to 4% ही था। 8 जून 2026 को 3 रेगुलेटरी चेंजेस के एक पैकेज के साथ आरबीआई ने उस रिस्क कैलकुलस को री इंजीनियर कर दिया। पहला, आरबीआई ने करेंसी रिस्क को अपने बैलेंस शीट पर लेकर बैंक का हेजिंग बर्डन हटा दिया। इस स्पेशल विंडो के अंडर बैंक्स डॉलर को करंट स्पॉट एक्सचेंज रेट पर आरबीआई को बेचते हैं। जब डिपॉजिट मैच्योर होगा तो आरबीआई उन्हीं डॉलर्स को सेम रेट पर रिटर्न करेगा। अगर एक बैंक आज आरबीआई को 90 रुपीज के एक्सचेंज रेट पर $100 देता है तो उसे $9,000 मिलते हैं, पर 3 साल बाद आरबीआई वही $100 उन्हीं 9,000 रुपीज के बदले वापस देगा, भले ही रुपी तब ड्रॉप हो गया हो। बैंक सिंपली हेजिंग कॉस्ट को बाईपास कर देता है, लेकिन स्वैप सिर्फ प्रिंसिपल को कवर करता है। इसलिए बैंक्स को इंटरेस्ट पे करने के लिए रिक्वायर्ड फॉरेन करेंसी को अभी भी मैनेज करना होगा। तब भी ये बैंक के प्रिंसिपल पर लिए जाने वाले रिस्क को हटा देता है। दूसरा, आरबीआई ने इन फ्रेश एफसीएनआर डिपॉजिट्स को कैश रिजर्व रेशियो या सीआरआर और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो या एसएलआर दोनों से एग्जेम्प्ट कर दिया है। ऑर्डिनरीली बैंक्स को हर डिपॉजिट का एक पोर्शन आइडल कैश जैसे लॉक रखना पड़ता है या सेफ लो यील्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में पार्क करना पड़ता है। वो अपने डिपॉजिट्स का 100% लैंड आउट नहीं कर सकते हैं। उस पैसे पर इफेक्टिव रिटर्न भी लिमिटेड था। लेकिन इस विंडो के लिए दोनों रिक्वायरमेंट्स वेव करके आरबीआई ने बैंक्स को अलाउ किया कि वो अपने रेज लगभग $1 को हाई यील्डिंग कमर्शियल लोन्स जैसे लेंड कर सकें, जिससे उनका अर्निंग पोटेंशियल बूस्ट हो। तीसरा, आरबीआई ने एफसीएनआर अकाउंट्स पे दिए जाने वाले इंटरेस्ट रेट की अपर लिमिट हटा दी। वो जो इंटरेस्ट रेट ऑफर कर सकते थे, अब वो फ्री मार्केट से डिसाइड किया जा सकता है। हर एक बैंक अपना रेट खुद डिटरमाइन कर सकता है इस बेस पर कि उसे फंडिंग की कितनी अर्जेंटली जरूरत है और वो क्या यील्ड्स जनरेट कर सकता है। इसलिए आज 5.5% से 7.1% तक का रेंज दिखता है। इन मूव्स के साथ आरबीआई ने इफेक्टिवली बैंक्स को अलाउ किया कि वो बिना किसी रिस्क के हाई क्वालिटी कैपिटल ढूंढ सके, जिसमें से सभी रिटर्न्स जनरेट कर सकते थे। पर यहाँ एक और इंग्रेडिएंट है। जहां एक 7% इंटरेस्ट रेट अच्छा है, वो अकेले कई बिलियन डॉलर्स नहीं लाता। असली इंजन लेवरेज है। आरबीआई ने क्लियरली इंडियन बैंक्स और उनकी ओवरसीज ब्रांचेस को परमिट किया है कि वो इन एफसीएनआर डिपॉजिट्स के अगेंस्ट नॉन रेसिडेंट्स को डायरेक्टली पैसे लेंड कर सकें। क्योंकि ये लोन्स उनके पास कोलैटरल जैसे डिपॉजिट से ही बैक्ड हैं, लेंडर्स बड़ा लेवरेज देने के लिए तैयार थे। इसे कंसिडर करो, एक एनआरआई अपनी सेविंग से $1 मिलियन इन्वेस्ट करता है। एक इंडियन बैंक की ओवरसीज ब्रांच स्टेप इन करती है उस एनआरआई को डॉलर्स में एक एडिशनल $9 मिलियन लेंड करने के लिए। एनआरआई इस कंबाइंड $10 मिलियन को एक एफसीएनआर डिपॉजिट में प्लेस करता है। ये इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अट्रैक्टिव है। एक स्टैंडर्ड 6% रेट पर पूरा $10 मिलियन का डिपॉजिट $600,000 के रिटर्न्स जनरेट करेगा। उसमें से मान लो एनआरआई $9 मिलियन के लोन पर 5.5% इंटरेस्ट पे करता है, यानी $495,000। वो एनआरआई के लिए $105,000 छोड़ देता है। इस केस में एनआरआई का नेट रिटर्न उनके एक्चुअल $1 मिलियन के इन्वेस्टमेंट पर 10.5% तक बढ़ जाता है। इसी के साथ इंडिया एक फ्रेश $10 मिलियन का इनफ्लो रजिस्टर करता है, भले ही एनआरआई ओरिजिनल वेल्थ का सिर्फ $1 मिलियन ही लाया हो। बचा हुआ $9 मिलियन बैंकिंग सिस्टम के अंदर से ही जनरेट किया गया था। इन्हें इवेंचुअली सर्विस और रीपे करना होगा, पर अभी के लिए ये प्रॉब्लम को कम करता है। ये गवर्नमेंट के डिप्लॉय किए गए वेपन्स में से सिर्फ एक है। इसने इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीदने वाले एलिजिबल फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के लिए विथहोल्डिंग और कैपिटल गेन्स टैक्स को भी हटाया और गिफ्ट सिटी के थ्रू फॉरेन कैपिटल के लिए एक पाइपलाइन ओपन की।
रीसेंट अपडेट्स के मुताबिक इस स्पेशल FCNR ड्राइव के अंडर $9 बिलियन से ज्यादा मोबिलाइज किया जा चुका है। ये एक बड़ा नंबर है, पर ये $30 बिलियन से $55 बिलियन के एनालिस्ट फोरकास्ट से काफी नीचे है। लेवरेज ट्रेड की मैकेनिक्स सजेस्ट करती हैं कि इसमें टाइम लगेगा। एक NRI के लिए $10 मिलियन डिपॉजिट करने के लिए $9 मिलियन बोरो करने में कॉम्प्लेक्स लीगल डॉक्यूमेंटेशन, इंटेंस क्रेडिट अप्रूवल्स, टैक्स कंप्लायंस रिव्यूज और ऑफशोर फंडिंग लाइंस लगती हैं। ऐसे डील्स को असेंबल करने में कई हफ्ते लगते हैं, और क्योंकि स्पेशल विंडो 30 सितंबर 2026 तक ही ओपन रहती है, दोनों बैंक्स और वेल्दी इन्वेस्टर्स के पास तब तक रेट्स नेगोशिएट करने और डेडलाइन के पास अपने एलोकेशंस फाइनलाइज करने का एक नेशनल इंसेंटिव है। तो आपको क्या लगता है, क्या ये मूव इंडिया में डॉलर्स ला पाएगा? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आगे आप कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हो, ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।